हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल्डन स्टीच चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी यू जी सी एन टी नेट से रिलेटेड। यानी कि पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टीचिंग की परिभाषा से। यानी कि हमने जाना था पिछली वीडियो के अंदर कि टीचिंग की परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे टीचिंग के प्रकार, यानी कि शिक्षण के प्रकार और उसके उद्देश्यों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलता हूँ मैं शिक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, आपके सामने दिख रहे हैं शिक्षण के प्रकार, यानी कि शिक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उद्देश्यों के आधार पे, यानी कि उद्देश्यों के आधार पर जो शिक्षण के प्रकारों को बांटा गया वो तीन टाइप्स के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानात्मक, यानी कि ज्ञानात्मक शिक्षण का एक प्रकार माना गया है। किसके आधार पे? उद्देश्य के आधार पे। उसके बाद भावनात्मक, यानी कि भावनाओं से जुड़ा होता है। और उसके बाद करते हैं मनोगत्यात्मक, यानी कि यानी कि इसको हम दूसरी भाषा में क्रियात्मक भी कह सकते हैं। तो क्रियात्मक जो हमारा बेस होता है किसके आधार पे होता है? ऑब्जेक्टिव के आधार पे होता है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं सत्र के आधार पर शिक्षण के प्रकार। ये भी तीन उसके अंदर बांटा गया, भागों के अंदर बांटा गया। कौन कौन से? स्मृति स्तर, आबोधन स्तर और चिंतन स्तर। इस तरीके से अगला शासन प्रणाली के आधार पर, यानी कि शासन प्रणाली, यानी कि राजनीतिक अगर तरीके से देखें तो फिर उसी को भी तीन प्रकार में बांटा गया है शिक्षण को। तो इसके अंदर क्या होता है? निरंकुश तंत्र, यानी कि एक तंत्रीय शिक्षण भी इसको कहा जाता है। उसके बाद बात कर देंगे प्रजातांत्रिक, जिसको हम डेमोक्रेटिक भी कहते हैं। और उसके बाद अहस्तपेक्ष रहित या फिर हस्तपेक्ष रहित स्तर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, जिसको हम अंग्रेजी में लेजिस्फेयर पढ़ते हैं। इसको हम आगे पूरी डिटेल से जानेंगे, क्योंकि यही जो तीन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। चलिए, स्वरूप के आधार पर जो शिक्षण की विधियों जो सॉरी शिक्षण के जो प्रकार बांटे गए हैं वो भी तीन प्रकार के हैं। इसमें रखा गया है वर्णनात्मक को, निदानात्मक को और उपचारात्मक स्तर को रखा गया है। दोस्तों, क्रिया के आधार पे जो है फिर तीन भागों के अंदर बांटा गया है। इसके अंदर प्रस्तुतिकरण है, प्रदर्शन है और क्रिया है। उसके बाद प्रबंध के आधार पर जो है फिर से तीन भागों के अंदर शिक्षण के प्रकारों को बांटा गया है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ये इस प्रकार से जो है, जो मुख्य छः भागों के अंदर डिवाइड करके इनके तीन तीन भागों के अंदर शिक्षण के प्रकारों को बांटा गया है। चलिए दोस्तों, इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा राजनीतिक है, जो यानी कि जो राजनीतिक हमारा प्रकार है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। तो उसके हिसाब से शिक्षण जो है तीन प्रकार से अलग अलग प्रकार से माना गया है, उसकी चर्चा हम अब कर लेते हैं। शिक्षण के जो तीन प्रकार, ये जॉन डीवी द्वारा दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये जो शिक्षण का जो प्रकार है जॉन डीवी द्वारा दिया गया है। इसके अंदर सबसे पहले जो होता है निरकुश शिक्षण, जिसको हम कहते हैं, यानी कि ऑटो सेंट्रल टीचिंग। ऑटो सेंट्रल टीचिंग का मतलब होता है कि जिसके इसके अंदर इस शिक्षण के प्रकार के अंदर जो शिक्षक होता है, यानी कि जो टीचर होता है वो ही सक्रिय होता है, यानी कि एक्टिव रहता है। बाकी के जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं? मात्र सुनने का और सीखने का कार्य करते हैं। इसको इसका दूसरा नाम दिया गया है, क्या नाम दिया जाता है? इसको कहते हैं टीचर सेंटर्ड थ्योरी, भी इसको नाम दिया गया है। दूसरा आता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, इसको डेमोक्रेटिक टीचिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर दोस्तों शिक्षक यानी कि टीचर और विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स दोनों ही एक्टिव रहते हैं। जैसे कि क्लासरूम में आप देखते होंगे कि टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट से वो सवाल करता है, या स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आता तो वो उनसे सवाल करते हैं। तो आपके आपसी का जो इंटरेक्शन है, जो मैं शिक्षण कहलाता है, मैंने आपको परिभाषा के अंदर ये बताया भी था कि यानी कि जो आपसी वार्तालाप है, तो ये किस प्रकार, कौन सा प्रकार होता है शिक्षण का? लोकतांत्रिक प्रकार कहलाता है शिक्षण का। उसके बाद बात करते हैं हमारे अहस्तपेक्ष की नीति। ये सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मॉडर्न है और आजकल के टाइम में इसी को फॉलो किया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं लेजिस्फेयर। यानी कि शिक्षक इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो टीचर होता है वो एक मात्र सहयोगी का रूप में होता है। यानी कि जो सारा कार्य है, यानी कि जो एक्टिविटी का जो कार्य है वो सारा विद्यार्थी की जिम्मे होता है, विद्यार्थी ही इसके अंदर एक्टिव रहता है। और जो जो सहयोगी होता है, यानी कि जो टीचर होता है वो मात्र एक सहयोगी, एक हेल्पर के रूप में इसके अंदर अपनी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो राजनीतिक, यानी कि राजनीतिक या फिर शासन प्रणाली के तौर पर ये तीन जो है इम्पोर्टेंट माने गए हैं और इसी के आधार पर जो है शिक्षण कार्य किया जाता है। तो पहले मैंने आपको बताया ऑटो सेंटर थ्योरी, यानी कि ये कौन सा होता है? शिक्षण केंद्रित होता है, इसमें शिक्षक ही एक्टिव रहता है। दूसरा मैंने आपको बताया लोकतांत्रिक, यानी डेमोक्रेटिक जो होता है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं, दोनों ही एक्टिव रहते हैं। और उसके पास
अहस्तक्षेप नीति यानी कि लेजिस्लेचर, यानी इसमें जो शिक्षक होता है एक सहयोगी की भूमिका ही निभाता है और जो विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो आपके सामने एक त्रिगामी चित्र बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे शीर्ष पे जो है विद्यार्थी है, यानी कि विद्यार्थी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे हमेशा ज़्यादा रहती है क्योंकि विद्यार्थी ही यहाँ पे जो भी शिक्षा का केंद्र माना गया है। दोस्तों आपको पता है कि जो विद्वानों का मानना है, जो आजकल की शिक्षा नीति का मानना है वो ये है कि जो शिक्षा है वो किसके लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, ना कि विद्यार्थी शिक्षा के लिए। तो इसी के हिसाब से जो मुख्य केंद्र बिंदु माना गया वो हमेशा स्टूडेंट्स को माना गया है। लेकिन दोस्तों ये जो होता है आश्रित होता है, यानी कि डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है, शिक्षक पर। क्यों डिपेंडेंट होता है शिक्षक पर, क्योंकि इसके पास जो है स्वतंत्रता होती है पढ़ाने की यानी कि इसके पास जो ज्ञान होता है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि विकसित होता है, और ये होते हैं विकासशील, यानी कि इसको अभी सीखना है। तो ये डिपेंड किस पे होता है, शिक्षक पर डिपेंड रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखता है इंटरमीडियम, यानी कि जो सहयोगी होता है, इंटरमीडियम इसको कहा जाता है, ये यानी कि जो बीच का तालमेल बिठाने का कार्य करता है वो करता है पर्यावरण। तो ये जो सबसे ऊपर टॉप पे हमने देखा क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं जो आश्रित होता है, यानी कि डिपेंड होता है किस पर, स्वतंत्रता पे, यानी कि शिक्षक जो होता है स्वतंत्र होता है, और वो कौन होता है, इंडिपेंडेंट, यानी कि वो आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है। और जो पर्यावरण जो है हमारा वो क्या होता है, इंटरमीडिएट, यानी कि एक सहयोगी का कार्य करता है। इसके अंदर हम पर्यावरण जो भी हो सकता है हमारा, हम आसपास का पर्यावरण है, या फिर हम इसमें करिकुलम भी ले सकते हैं, सिलेबस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे शिक्षण के इम्पोर्टेंट क्या थे, प्रकार थे। पहले मैंने आपको 6 इसके अंदर भागों के अंदर बांट के बता दी, 6 भाग थे को के अंदर बांटा गया है। फिर उसको जो इम्पोर्टेंट जो राजनीतिक जो व्यवस्था के अनुसार ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट से ही एनटीए क्वेश्चन करता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट उद्देश्यों की, क्या कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो आपके सामने दिख रहे हैं उद्देश्यों को 2 पार्ट्स के अंदर जो स्पेशल जो बांटा गया है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव जो है हमेशा इम्पोर्टेंट माने गए हैं। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो शिक्षण को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले किया गया मुख्य शिक्षा मुख्य उद्देश्य, और दूसरे उद्देश्य कौन से होते हैं, गौण उद्देश्य, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर 2 पार्ट्स के अंदर विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि प्राइमरी यानी कि मुख्य उद्देश्य की, कि शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला उद्देश्य है अधिगम, यानी कि सिखाना। अधिगम यानी कि सिखाना, यानी कि बच्चों को, यानी कि जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उनको कुछ सिखाया जाए, कुछ नया सिखाया जाए। तो ये क्या कहलाता है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। दूसरा, राष्ट्रीय विकास में योगदान। दोस्तों जो हमारा जो राष्ट्र है, विकास में योगदान जो है शिक्षण द्वारा ही किया जाता है, यानी कि जो कुछ बच्चों को सिखाया जाता है वो क्यों सिखाया जा रहा है, ताकि वो अपने समाज का, अपने राज्य का और अपने देश का क्या कर सके, विकास कर सके। तो शिक्षण जो कार्य होता है राष्ट्र विकास में भी योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन। दोस्तों मैंने आपको बताया कि वांछित यानी कि इच्छा के अनुसार बच्चे अपने अंदर की जो शक्तियाँ असीम, उनके अंदर शक्तियाँ छुपी, उनको बाहर निकालना चाहते हैं, या फिर वो कुछ सीखना चाहते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, व्यवहार का जो परिवर्तन है, ये भी शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों के अंदर रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं समस्त विकास या सर्वनीय विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ये तीनों जो चीज़ें इसके अंदर ही समा जाती हैं, यानी कि जो अधिगम है, राष्ट्र का योगदान है, और व्यवहार में परिवर्तन जो है, चारों के जो तीनों के तीनों है, वो चौथे जो समस्त विकास के अंदर ही आ जाता है। क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट, शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, बालकों का, विद्यार्थियों का, छात्रों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुए शिक्षण के। अब बात कर लेते हैं गौण के, यानी कि सेकेंडरी जो हमारे ऑब्जेक्टिव है शिक्षण के, वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है जीविका अर्जन, यानी कि पैसा कमाने के लिए व्यावसायिक रूप से जो शिक्षण कार्य किया जाता है, पैसा कमाने के लिए, जीवन चलाने के लिए जो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए भी जो शिक्षण कार्य किया जाता है। तो ये जो होता है हमारा गौण उद्देश्य रहता है। उसके बाद बौद्धिक विकास, जो हमारा बौद्धिक विकास है, यानी मानसिकता को ज़्यादा विकास किया जाए, हमारी बौद्धिक विकास हो, हमारी मेंटलिटी में जो है विकास हो। तो ये भी जो उद्देश्य है हमारे शिक्षण का जो है गौण उद्देश्य रखा गया है।
उसके बाद शारीरिक विकास भी एक हमारा गौण विषय है। चरित्र निर्माण यानी कि नैतिकता का निर्माण करना भी शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों, क्योंकि इसके द्वारा ही जो है हमारे समाज के अंदर जो है एक सुधार आता है। क्योंकि हमारी जो बौद्धिकता का विकास और शारीरिक विकास जो है, सब चीज़ों का विकास जो है हमारा किससे जुड़ा है, चरित्र से जुड़ा है यार दोस्तों। क्योंकि एक देश का चरित्र उसके जो भावी छात्र होते हैं उसके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अगर हमारे जो छात्रों का नैतिक अच्छा होगा, उनका चरित्र अच्छा होगा, तो हमारे देश का चरित्र भी अच्छा माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों सामाजिकता। तो दोस्तों आपको पता है कि सामाजिक यानी कि जो प्राणी हैं, हम लोग हैं जो सामाजिक प्राणी, यानी एक दूसरे का सहयोग करके ही जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों जो सहयोगिता की भावना है, जो हमारी सामाजिकता की भावना है, वो भी शिक्षण का जो सेकेंडरी जो है उद्देश्य रखा गया है। उसके बाद आत्मबोध, यानी कि आत्मबोध भी खुद की कैसे पहचान की जाए, खुद की पहचान का यानी कि हम क्यों आए, हमें क्या करना है, हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, क्या हमारे अंदर गुण है, तो इसकी पहचान करने का जो उद्देश्य है शिक्षण का उद्देश्य रखा गया है। तो उसके बाद ईश्वर प्राप्ति। दोस्तों कुछ महान लोग होते हैं, महात्माएं होते हैं जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो शिक्षण कार्य करते हैं, और ईश्वर की जो प्राप्ति होती है वो शिक्षण के द्वारा माना जाता है कि शिक्षण के द्वारा की जा सकती है। तो उसके लिए भी हमारे गौण उद्देश्य के बीच में रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों संस्कृति उद्देश्य, यानी कि संस्कृति हमारा कल्चर जो है, किसी भी इंसान की पहचान है, किसी भी देश की, किसी भी संस्कृति की जो पहचान है वो एक उसकी संस्कृति यानी कि कल्चर से होती है। तो हमारा जो कल्चर का विकास है आगे से आगे किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे, कैसे वो विकसित हो, उस कल्चर के अंदर जो आडम्बस आ गए हैं, विभिन्नता आ गई हैं, उस चीज़ को दूर करके उस कल्चर को अच्छे से जो रखना होता है, यानी कि जो अच्छी चीज़ें वो रख लिए जाए, और जो उसमें ख़राब चीज़ें हैं जो कि आडंबर बन गए हैं या फिर एक बेकार रीति रिवाज बन गए, उनको हटा के जो आगे चलने का काम है, यानी कि हमारी जो संस्कृति को आगे विकास करने का जो कार्य है वो भी शिक्षण के उद्देश्य के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे मुख्य और गौण दो प्रकार से शिक्षण के उद्देश्य रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और दोस्तों मेरे आने वाले वीडियो के लिए हमारे बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर दें। तब तक के लिए